नमस्कार दोस्तों, मैं मुर्तजा अली और आप देख रहे हैं राकिब मैथ्स। आज हम एक खुशखबरी के साथ आपके सामने हाजिर हैं। खुशखबरी ये है कि 10th क्लास के लिए मॉडल पेपर आपके सामने पेश करने वाले हैं और इसमें 1 नंबर वाले सवाल हैं करीब 100, जिसके एक नंबर के सवाल हैं सारे 100 हम आपके सामने पेश कर देंगे और 30 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 2-2 नंबर के हैं, थोड़े से बड़े हैं, 1 नंबर वाले से थोड़े से बड़े हैं। उनमें से आपको 15 करना होगा और ये 100 सवालों में से आपको 50 अटेम्प्ट करने होंगे। और उसके बाद जो दीर्घ उत्तरीय हैं, मतलब जो ज़्यादा मार्क्स के हैं और टाइम कंज्यूमिंग है, उनकी संख्या 8 है। इस तरह से हमारे पास अभी 100 + 30 + 8 सवाल हैं और इस तरह से एक मॉडल आपके लिए तैयार है। मैं उसका सॉल्यूशन पेश कर रहा हूं और आशा करता हूं कि इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा। आप इसको ध्यान से देखें और फ़ायदा उठाएं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको इससे फ़ायदा मिले। तो पहला क्वेश्चन है 1 नंबर का। हम आज कोशिश करेंगे कि कम से कम 50 क्वेश्चन कर लें या जितना हो जाए। पहला वीडियो है और सारे 1, 2, 3 इस तरह से सारे वीडियो आपके सामने पेश करेंगे जिसमें सारे सवाल आ जाएँ। तो पहला क्वेश्चन है कि 92/115 का सरलतम रूप क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन कितना सुंदर दिया है। ये कटेगा दोनों 92 और 115, ये कटेंगे 23 से ये कटेगा 4 और ये कटेगा 5 बार। मतलब 23 से अगर भाग दे 92 को तो 4 से गुणा करने पर 23 आएगा और 5 से गुणा करने पर 115 आएगा। इसलिए इसका सरलतम रूप, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 92/115 कितना होना चाहिए? 4/5। सेकंड क्वेश्चन है इसका कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं। तो इसके लिए हम बात करेंगे कि भाई जब फिक्स्ड हो कि 2, 3 या 4 लिखना हो तो वो तो निकाला जाता है, लेकिन 2 लगातार संख्याओं, क्रमागत संख्याओं के बीच में हम अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं। इसलिए दूसरा सवाल का उत्तर होना चाहिए अनंत संख्याएं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हम लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 7/88, 13/200, 10/15/16, 1600 और 17/110 में प्रसार जब किया जाए तो किसका प्रसार शांत होगा, मतलब एक्सपेंशन में टर्मिनेटिंग डेसिमल किसका है। तो हम देख रहे हैं कि सब में यहाँ पर डिनोमिनेटर हर के स्थान पर 88 है, यहाँ 210 है, यहाँ 1600 है, यहाँ 110 है। तो नीचे वाले हर का खंड करने पर अगर 2 और 5 आता है गुणनखंड में तो उसका प्रसार शांत होगा, मतलब टर्मिनेटिंग होगा। और जिसमें जैसे 88 में 2 और 5 नहीं आ रहा, 11 भी आएगा और संख्या आएंगी 21। 210 के लिए अगर खंड करेंगे तो यहाँ भी 2 और 5 के अलावा और भी आएगा और यहाँ 1600 में सिर्फ 2 आएगा और 5 आएगा। मतलब यही एक ऐसा परिमेय संख्या है, ये एक ऐसी संख्या है जिसका प्रसार शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा, बाकी किसी का टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो इसलिए उत्तर ये होना चाहिए था। और फोर्थ क्वेश्चन है कि dy बहुपद, द्विघात बहुपद dy² प्लस by प्लस a में शून्यकों का गुणनफल का मान निकाला है। मतलब इसमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का मान निकालना। आप जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए हम लिखते हैं c/a। मतलब c जो फ्री कांस्टेंट है तो यहाँ पर फ्री कांस्टेंट का मान a है और a का मान, a क्या होता है तो कोएफिशिएंट ऑफ y²। तो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल a/d होना चाहिए था। इस बहुपद के लिए, इस द्विघात समीकरण में शून्यक जो होंगे उनका गुणनफल कितना होगा यही पूछा जा रहा है। तो हम c/a मतलब a/d रख देंगे, यही उत्तर सही होगा। और अगला 5वां क्वेश्चन है √18 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, मतलब परिमेयीकरण गुण क्या होगा। तो अगर हम इसको √2 से गुणा करते हैं तो ये 36 हो जाएगा। आप क्वेश्चन को ऐसे देख सकते हैं, √18 का परिमेयकरण गुणनखंड बताना है हमें, मतलब रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो √18 को अगर हम √2 से गुणा करते हैं तो √ हट जाएगा। कैसे? तो ये हो जाएगा √36, जिसका मान मतलब वर्गमूल 36 का हो गया 6। अतः इसका सही उत्तर होना चाहिए था √2। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अभाज्य संख्या, कुछ संख्या दी हुई हैं और उसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर बताना है। तो इसमें उत्तर होना चाहिए 1। अगला क्वेश्चन है कि 7th
क्वेश्चन में ऐसे एक रिलेशन दिया हुआ कि ए बराबर बी क्यू एंड प्लस आर में 4-5 रिलेशन दिए हुए हैं। निश्चित रूप से ऐसी संख्या दी हुई है जिसमें बी और आर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, में भाजक है बी और शेष है आर। तो हमेशा भाजक का मान शेषफल से बड़ा होना चाहिए, इसलिए 4 अल्टरनेटिव विकल्प दिए हुए हैं। तो हमारा उसमें से एक विकल्प बी शुड बी मोर देन आर, मतलब बी का मान आर से बड़ा होना चाहिए, भाजक का मान हमेशा शेषफल से बड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम 8 ले लेते हैं। 4 संख्याएं दी हुई हैं, देखिए, और उसमें हमें बताना है कि कौन रेशनल नंबर कौन है जो अंडर रूट में है। जैसे 4 प्लस अंडर रूट 3 है, अगला रिलेशन है अंडर रूट 7, अगली संख्या अंडर रूट 8, और इसके बाद वाली है 6 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3। तो अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट करके 6 मिलेगा। मतलब ये कि बाकी नंबर्स में कहीं भी अंडर रूट 2 हटा नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये 4th अल्टरनेटिव ऐसी है जिसको हम 6 लिख सकते हैं। मतलब यही दिए गए 4 विकल्प में एक है जो रेशनल नंबर है, बाकी सारे इरेशनल है। 8वां क्वेश्चन हो गया। 9th क्वेश्चन, ये द्विघात पद दिया हुआ है और बताना है कि इसके रूट की प्रकृति क्या होगी, मतलब शून्यक के नेचर क्या होंगे, और जो शून्यक होंगे नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे। तो इस क्वेश्चन को जब करेंगे तो डी का मान प्लस आ रहा है, +4 आ रहा है, डी का मान निकालेंगे तो इसका अर्थ हुआ कि डी इज मोर देन 0, मतलब रूट्स आर रियल, रूट्स रियल हैं और बराबर नहीं हैं, और इसका खंड हो जाएगा x + 5 × x + 7, और इसको 0 करेंगे तो x का मान, मतलब द्विघात पद के जो मूल हैं उनका मान हो जाएगा -5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा -7। इसका मतलब ये हुआ कि हम उस विकल्प को चुनेंगे कि इसके शून्यक दोनों नेगेटिव हैं, दोनों ऋणात्मक हैं और दोनों ना बराबर हैं। किस आधार पर? एक तो गुणनखंड करके देख लिया और दूसरा डी का भी मान निकाल के देख लिया और बता दिया कि इसके डी इज़ मोर देन 0, मतलब शून्य के इसके एक दूसरे के बराबर नहीं है। अगला क्वेश्चन ये है, 4 विकल्प दिए हुए हैं, अंडर रूट 121, अंडर रूट 196, अंडर रूट 27, अंडर रूट 289 में बताना है कि कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो हम देख रहे हैं 121 वर्गमूल है 11 का, 196 वर्गमूल है 14 का, और ये 289 ये वर्गमूल है 17 का, और यहाँ पर 27 है, इसका खंड अगर करते हैं तो ये आएगा 3 अंडर रूट 3। मतलब चारों विकल्प में ये जो अंडर रूट 27 है यही अपरिमेय है, मतलब इरेशनल है, बाकी सब रेशनल नंबर्स हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11, ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन को हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। 11th क्वेश्चन में बहुपद है 5y² के शून्य को हमें बताने हैं, 5y² - 25। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा y² - 5 बराबर 0। इस तरह हम लिख सकते हैं कि y² बराबर 5, और 5 के लिए लिख सकते हैं बराबर ± अंडर रूट 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो y का वैल्यू 2 आया, एक प्लस अंडर रूट 5 और एक माइनस अंडर रूट 5। तो हम इस विकल्प पर निशान लगाएंगे कि इस बहुपद में दो शून्य, 2 रूट्स जो आए, एक प्लस अंडर रूट 5 और दूसरा माइनस अंडर रूट 5। क्वेश्चन नंबर 11 ऐसे है कि कोई द्विघात समीकरण है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसके जीरोस के योगफल और गुणनफल दिए हुए हैं, मतलब सम ऑफ द रूट्स दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया हुआ है, और 4 विकल्प दिए हैं जिसमें समीकरण दिया है। हमें बताने हैं कि वो कौन सा विकल्प सही है। मतलब योगफल, 2 मूलों के योगफल का मान दिया है -3 और गुणनफल का मान दिया है +40। आप जानते हैं कि जब योगफल और गुणनफल मूलों का दिया हो तो समीकरण को ऐसे लिखते हैं, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x एंड प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 लिखते हैं। तो यहाँ पर योगफल का मान -3 रख दिया और गुणनफल का मान -40, तो समीकरण ये बनती है। मतलब 4 विकल्प में ये आंसर सही होना चाहिए। मैं शॉर्टकट जल्दी कर रहा हूँ, बात भी समझ में आ जाए और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि 100 क्वेश्चन है जो 1 नंबर वाले हैं और ऐसा ही पेपर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 का है,
कि समीकरण ऐसे है, दो लीनियर पेयर्स हैं, x प्लस 2y बराबर 4 है, और दूसरा है ये रैखिक समीकरण युग्म है, और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y बराबर है 8 के, और हमें बताना है इसके जो मूल है शून्य के हैं उसकी प्रकृति पर कमेंट करना है। तो हम यहाँ अगर निकालते हैं a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 के, और ये भी बराबर आ रहा है c1/c2 के, और ये कंडीशन है, ये सबका मान आ रहा है 1/2, सबका मान 1/2 आ रहा है। तो हम ये जब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि दिए हुए रैखिक समीकरण युग्म के जो मूल हैं वो अनंत हैं, इनफाइनाइट हैं। मतलब लीनियर पेयर के अगर पेयर ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसके मूल कैसे होंगे? इनफाइनाइट होंगे, मतलब अनंत होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया, ये 13 था। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ऐसे है, x² प्लस ax माइनस बी के शून्य, मतलब इसके रूट्स अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, मतलब व्युत्क्रम हो, मतलब एक रूट को अगर हम x मान लें, अल्फ़ा मान लें, तो दूसरा रूट हो जाएगा 1/अल्फ़ा। तो मूलों का प्रोडक्ट ऐसे हो जाएगा, एक को हमने अल्फ़ा मान लिया तो दूसरा 1/अल्फ़ा हो जाएगा, और इसका मान दिया हुआ है, ये मूलों का गुणनफल हो गया। और हम जानते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण के लिए मूलों का गुणनफल का मान होता है c/a। तो यहाँ मूलों का गुणनफल कट करके 1 आ गया, और यहाँ पर c का मान -b है और a का मान 1 है, मतलब -b बराबर 1, अतः b बराबर -1 होगा। तो हमें यहाँ पर शो करना है b के मान दिए हुए हैं 4 विकल्पों में, और वही मान सही होगा जहाँ पर b का मान -1 है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसी भी अर्धवृत्त में कहीं भी अगर हम एक वृत्त ले लें, उसका हाफ पार्ट मतलब आधा ये सेंटर से ले लिया, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, उसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो इसमें मैं समझाना चाहूँगा कि अर्धवृत्त में वृत्त के किसी बिंदु को लेकर के अगर ये ज्वाइन कर लिया जाए, यहाँ कोई बिंदु लेकर के ये ज्वाइन कर लिया जाए, तो इस कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो अर्धवृत्त का कोण 90 अंश होना चाहिए, तो सही विकल्प 90 डिग्री होगा। 16 क्वेश्चन है कि ax² प्लस bx प्लस c ये द्विघात समीकरण का जनरल इक्वेशन होता है, और इसके मूल वास्तविक नहीं होते कब? जब d का मान लेस देन 0 होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि b² माइनस 4ac का मान 0 से जब कम होगा तो दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं वो रियल नहीं होंगे, और इसका रियल रूट संभव नहीं होगा। तो 4 विकल्प दिया है, उसमें ये विकल्प को सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17, और ये समीकरण ऐसे दिया हो 17 क्वेश्चन में 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0 के लिए पूछ रहा है कि मूल अल्फा और बीटा हो। तो दिया हुआ है ये समीकरण आपके सामने दिया हुआ है 1 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन कुछ करना है। क्या है कि समीकरण 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल अगर अल्फा और बीटा हो तो हमें मान निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसके लिए 4 विकल्प दिए हैं, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम लेने पर अल्फा इंटू बीटा, और ऊपर आप आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि सम ऑफ द रूट्स एंड अपॉन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स के लिए आप रिलेशन जानते हैं, ये होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए रिलेशन होता है c/a। तो इसको लिखा जा सकता है -b/a इंटू a/c। तो a से a कट गया, और हमें सिर्फ मान रख देना है -b/c का। तो दिए हुए समीकरण में b का मान -1 हो गया, तो ऊपर +1 हो जाएगा, और c का मान -6 है। इस तरह से अगर इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान -1/6 ही होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को अब हम ट्राई करते हैं। 1 मिनट में अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर, समानांतर श्रेणी दिया हुआ, कोई एपी दिया हुआ है जिसके टर्म्स है -3, 4, 11, 18 एंड सो ऑन का 21वां पद हमें निकालना है। A21 का मान अगर निकालना होगा तो आप लिख सकते हैं a प्लस n माइनस, मतलब यहाँ पर 21वां पद है तो 20d हो जाएगा। a और d का मान रखने पर a का मान -3 प्लस 20 इंटू d का मान हो जाएगा 4 माइनस 3 मतलब 7, तो -3 प्लस 7 दूना 14, 140 बराबर 137। अतः इस दिए हुए AP का 21वां पद का मान 137 होगा, तो 4 विकल्प में 137 वाला विकल्प सही है। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें हमें द्विघात समीकरण को छांटना है। द्विघात समीकरण बताना है कि कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें 4 विकल्प ऐसे दिए हुए हैं। पहला है x³ माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, ये बराबर है x-1 होल क्यूब। दूसरा विकल्प है x² माइनस 4 अंडर रूट एक्स प्लस 14 बराबर 0। और तीसरा विकल्प x प्लस 1/x बराबर x²। और फोर्थ विकल्प और फाइनल विकल्प है कि x² प्लस 1/x² बराबर 5 की है। इसमें हमें 4 विकल्प, 4 समीकरण दिए हुए हैं, हमें बता देना है, सेलेक्ट करना है कि कौन सा समीकरण द्विघात है। तो निश्चित रूप से ये सेकंड वाला द्विघात नहीं है क्योंकि अंडर रूट है। और थर्ड वाले को सिंप्लीफाई करें तो x² तो आएगा, ये समीकरण। थर्ड वाले को करते हैं सिंप्लीफाई तो x² प्लस 1 अपॉन x, और x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x³ आ गया, मतलब ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। और यहाँ इसको सिंप्लीफाई करने पर x⁴ प्लस 1 बराबर 5x², ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। तो फर्स्ट के लिए हम कैलकुलेशन करके चेक कर लेते हैं। नहीं होना तो चाहिए कि और फर्स्ट विकल्प ही द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सूटेबल लगता है, लेकिन सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। x³ माइनस x² बराबर a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा x³ माइनस 3x² एंड प्लस 3x माइनस 1 आएगा। तो x³ से x³ कट गया, माइनस x² एंड प्लस 3x² माइनस 3x एंड प्लस 1 बराबर 0 आया। ये समीकरण द्विघात समीकरण है। यहाँ पर वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 1 आया है, तो यही विकल्प सही है। 19 क्वेश्चन हो गया ये आपका। अब 20वां क्वेश्चन है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP के टर्म्स दिए हुए हैं और बताना है कि कौन सा टर्म 0 होना चाहिए। तो पहले मैं सीरीज के AP के टर्म्स को लिख देता हूँ। क्वेश्चन है कि 80 एक AP है जिसके टर्म्स है 80, 76, 68 और इसका कौन सा टर्म 0 होगा यही बताना है हमें। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म का वैल्यू 80 और D कॉमन डिफरेंस -4 हो गया। और हमें बताना है नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं और लास्ट टर्म में n का वैल्यू 0 है। तो n के लिए हम लिख सकते हैं कि a प्लस n-1 इंटू डी बराबर होना चाहिए 0। तो a का वैल्यू 80 रखा प्लस नंबर ऑफ टर्म हमें निकालने हैं 1 इंटू डी का मान -4 है। इस तरह से ये रिलेशन ऐसे हो गया कि n-1 बराबर 80/4, तो ये 20 हो गया, मतलब n का मान 21 आ गया। मतलब दिए हुए AP का 21वां टर्म का वैल्यू 0 होगा। अब अगला क्वेश्चन ले लें। अगले क्वेश्चन में है कि AP दिया हुआ है, किसी AP का सामान्य टर्म, जनरल टर्म ऑफ एन AP, कोई भी AP है जिसका सामान्य टर्म का मान दिया हुआ है और इसके सार्वभौमांतर मतलब कॉमन डिफरेंस के लिए हमें कॉमन डिफरेंस का मान निकालना है। तो AP के एक सामान्य रिलेशन के लिए रिलेशन 6 - 4n दिया हुआ है। तो n अगर दिया है तो इसके पहले वाले टर्म an-1 के लिए हम रिलेशन ऐसे लिख सकते हैं 6 - 4 इंटू n-1 हो जाएगा बराबर 6 - 4n एंड प्लस
+4 हो जाएगा। अब डिफरेंस लेते हैं कॉमन डिफरेंस के लिए, an माइनस -1 अगर कर दें तो ये हो जाएगा 6 - 4n -6 +4n एंड -4। तो ये 4n से 4n गया, 6 से 6 गया, मतलब कॉमन डिफरेंस का मान -4 आ रहा है। इस तरह से 4 विकल्प दिए हुए हैं अलग अलग, जिसमें एक विकल्प जरूर -4 है और यही राइट चॉइस हो गया। अगला क्वेश्चन है कि 4 सीरीज दिए हुए हैं, 4 सीक्वेंस दिए हुए हैं संख्याओं के, और हमें ढूंढना है कि कौन सा सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला है, एपी का है। सीक्वेंस को मैं लिख देता हूँ -2 4 4 -6 8 एंड डॉट डॉट। फर्स्ट सीक्वेंस है ये। सेकंड सीक्वेंस का मान है a² a³ एंड सो ऑन। अगला सीक्वेंस है, थर्ड सीक्वेंस ऐसे दिया हुआ है 1 3 9 27 एंड सो ऑन। और लास्ट एंड फाइनल फोर्थ सीक्वेंस है कि 1/2 माइनस सेकेंड टर्म -3/2 और ये सीक्वेंस ऐसे है 3/2 1/2 -1/2 एंड -3/2 एंड सो ऑन। इस 4 सीक्वेंस में हमें शो करने हैं, ढूंढना है कि कौन सा एपी का है। तो यहाँ 4 में से अगर -2 को माइनस करें तो 6 आएगा, और -6 से 4 को माइनस करेंगे तो -10 आएगा, मतलब फर्स्ट वाला एपी नहीं है, कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है। उसी तरह से यहाँ सेकंड में भी हम सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, और थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को, तो ये बराबर नहीं आ रहा है, मतलब ये भी एपी नहीं है। वही बात यहाँ है, थर्ड सीक्वेंस भी एपी नहीं है, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस समान नहीं आ रहा है। लेकिन फोर्थ सीक्वेंस में हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं तो जो मान आता है वही थर्ड में से सेकंड का डिफरेंस लेने पर मान आ रहा है, मतलब दिए हुए सीक्वेंस का फोर्थ को पार्ट सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन 23, हमें बताना है कि मूल बिंदु के नियामक, मतलब किसी भी एक्स और वाई एक्सिस से एक दूसरे को जहाँ काटते हैं वहाँ का नियामक 4 विकल्प दिए हुए हैं, लेकिन उनमें से विकल्प क्या होगा, तो 0 मतलब कहीं भी एक्स और वाई एक्सिस अगर लेते हैं हम, तो ओरिजिन मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट होता है 0 एंड 0, तो यही आंसर सही होगा। 4 विकल्प दिए हुए हैं, बताना हमें ये है कि मूल बिंदु मतलब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो 0 0 होता है। अगला क्वेश्चन है कि 2 त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। आप देख लीजिए, मैं लिख कर दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन ऐसे है कि 2 त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, और दिया हुआ है कि QR/BC बराबर है 2/3 के। तो हमें बताना है कि एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना होना चाहिए, ये बताना है। तो हम जानते हैं, एक थ्योरम पढ़े हैं 10th क्लास के ट्राइंगल में, त्रिभुज में, कि अगर 2 त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया इक्वल्स स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यहाँ पर QR/BC का वैल्यू 2/3 दिया है, तो इनका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, इसलिए सही विकल्प 4/9 होगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, इसमें भी एक फिगर है जिसमें हमें बताना है एंगल X का मान निकालना है। तो हम फिगर बता रहे हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे है, एक फिगर है कि एक ट्राइंगल है PQR और QR को S तक बढ़ाया गया है इस तरह से कि जो एंगल ये है PRS है, इसका वैल्यू 120 दिया है, और इस एंगल का वैल्यू है 63। तो हमें बताना है कि इस एंगल का वैल्यू क्या होगा।
तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में अगर एक साइड को एक्सटेंड किया जाए तो जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो दो इंटीरियर के सम के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि 120 डिग्री बराबर हो जाएगा 63 डिग्री एंड प्लस एंगल Q। तो 120 में से अगर 63 को माइनस कर दें तो यही एंगल Q का मान होगा। तो ये 10 में से 3 गया 7 और 11 में से 6 गया 5। तो इस तरह से इस एंगल मतलब Q का वैल्यू 57 होगा और ये राइट चॉइस यही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स मालूम है और बताना है कि अगर उनको ज्वाइन करने से कोई सरल रेखा है तो सरल रेखा का मध्य बिंदु का नियम क्या होगा। 2 पॉइंट्स ऐसे दिए हुए हैं, एक है R जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और 6, अगला पॉइंट है S जिसके कोऑर्डिनेट्स है 8 और 0। तो इसके मध्य बिंदु मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 + 8/2 मतलब 4 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू हो जाएगा 6 + 0/2 मतलब 3 हो जाएगा। इस तरह से मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट्स हो गए। यहाँ मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट्स 4 और 3 हो गए, बाकी विकल्प को रॉन्ग और यही विकल्प सही होगा। मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट 4 और 3 होगा। अगला क्वेश्चन ऐसे है कि दो बिंदु दिए हुए हैं और बताना है कि इनके बीच की दूरी का मान क्या होगा और कई विकल्प दिए हुए हैं। जैसे 2 बिंदु मैं ले लेता हूँ, बिंदु ऐसे दिए हुए हैं, बिंदु है 4, 6 एंड अगला है 8 और 2। तो इनके बीच की दूरी निकालने के लिए आप लिख सकते हैं x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मतलब 4 - 8 होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 होल स्क्वायर और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 16 + 16 बराबर √32 मतलब 4√2 आ गया। इस तरह से ये 4√2 इकाई ये मान सही विकल्प होगा। ऐसा क्वेश्चन विकल्प कई दिए होंगे, मतलब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए 4 विकल्प दिए हुए हैं जिसमें राइट विकल्प ये होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन और इसमें भी मान दिया है, ट्रिगो से है और रिलेशन ऐसे है, sin² 60 डिग्री प्लस cos² 60 डिग्री का मान के लिए 4 विकल्प दिए हुए हैं। हम मान निकालते हैं। sin 60 डिग्री का मान √3/2 का स्क्वायर करेंगे प्लस cos 60 डिग्री का मान 1/2 के लिए स्क्वायर करेंगे। तो इस तरह से वैल्यू कितना आ गया, तो 3/4 एंड प्लस 1/4 और इसको सिंप्लीफाई करने पर 1 आएगा। तो इसका राइट विकल्प होगा, मान होगा 1। अगला क्वेश्चन, किसी रैखिक समीकरणों को प्रतिच्छेदित करते हैं कोइंसिडेंट। इसमें दिखाना है कि 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, उसके लिए कंडीशन क्या है, और कोइंसिडेंट है मतलब संपाती हैं, इसके लिए रिलेशन क्या है। तो आप जानते हैं कि जब कभी लीनियर पेयर्स दिया हो मतलब रैखिक समीकरण में युग्म दिया हो तो a1/a2 ना बराबर हो b1/b2 के, उस केस में रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेदी होती हैं मतलब इंटरसेक्टिंग होती हैं। और अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो उस केस में आप कहते हैं कि दिए हुए लीनियर पेयर का इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, मतलब तब संपाती होगा। और इसी में 4 विकल्प दिए हुए हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। अगले इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम ले लेते हैं कि एक बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट है -6 एंड -5/2 और हमें बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, मतलब x और y दोनों कोऑर्डिनेट के साइन है नेगेटिव। तो अगर आप क्वाड्रेंट बना लें तो आप जानते हैं कि ऐसे x एंड y को कोऑर्डिनेट बना लें तो आप जानते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड पाद है, ये थर्ड पाद और ये फोर्थ पाद। तो फोर्थ पाद में x और y थर्ड पाद में x और y दोनों कोऑर्डिनेट का वैल्यू नेगेटिव होता है। इसलिए ये पॉइंट किस पाद में लाई करता है, तो थर्ड पार्ट में, क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों कोऑर्डिनेट का साइन नेगेटिव होगा। तो ये क्वेश्चन था। अगला अब हम देख लेते हैं, त्रिभुज है PQR त्रिभुज, तो ये कर दिया। अब दिया हुआ है कि एक त्रिभुज ABC में देखिए अगला क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है ABC
ऐसे एक त्रिभुज है ABC, नाम हम दे देते हैं इस तरह से कि BC के समानांतर एक रेखा D है और दिया हुआ है कि AD अपॉन DB का वैल्यू ये दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है 1/2 ले लीजिए। तो पूछ रहा है कि AE अपॉन EC का वैल्यू कितना होगा। तो हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में एक रेखा खींची जाए जो एक भुजा के समानांतर हो तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो AD अपॉन DB का मान बराबर होगा AE अपॉन EC के, इसलिए AE अपॉन EC का मान भी 1/2 होना ही चाहिए। क्वेश्चन का अगला भाग कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DF, मतलब त्रिभुज ABC हम ऐसे ले लें ABC और एक त्रिभुज DF ऐसे ले लें DEF, और इसमें दिया हुआ है कि AB अपॉन DE बराबर है BC अपॉन EF के। तो बताने हैं कि कौन सा कोण किसके बराबर होगा। अगर AB अपॉन D हम लेते हैं और BC अपॉन EF के बराबर लेते हैं तो निश्चित रूप से कोण B कोण E के बराबर होना चाहिए। तो 4 विकल्प दिया हो जिसमें विकल्प ये वाला सही होगा कि इस केस में अगर ऐसा रिलेशन दिया है तो कोण B कोण E के बराबर होगा। अब अगले क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, क्योंकि हमें सब क्वेश्चन बनाना है तो एक एक करके सारे क्वेश्चन को आपके सामने पेश करने वाले हैं। ये मॉडल पेपर हमने सेलेक्ट किया अच्छे क्वेश्चंस, और उम्मीद है कि इसमें से 80%, मेरा दावा है कि 90% लगभग ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। आप इसको जरूर देखेंगे और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।